ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, 6.5% पर बरकरार है रेपो रेट। रिजर्व बैंक ने कहा ऊंची महंगाई दर देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। वामपंथी उग्रवाद पर दिल्ली में शुरू हुई महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल समस्याओं से जूझ रहे राज्य बैठक में शामिल। शरद पवार या अजीत पवार, किसकी है एनसीपी? आज निर्वाचन आयोग में होगी अहम सुनवाई। पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुट रखेंगे अपना पक्ष। सिक्किम में अचानक बाढ़ के बाद राहत और बचाव के काम में तेजी। राज्यपाल ने सिंगताम में राहत शिविर केंद्रों का किया दौरा, तो वहीं मुख्यमंत्री ने की आपदा स्थिति की समीक्षा। पर्यटकों को अभी सिक्किम नहीं आने की सलाह। व्हाइट हाउस की ओर से अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच बैठक की योजना पर विचार। तनावपूर्ण संबंधों को सुलझाने की होगी कोशिश। एशियन गेम्स में आज महिला रिकर्व टीम ने साधा कांस्य पदक पर निशाना। वहीं बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। आज हॉकी के फाइनल में जापान से भिड़ेगी टीम इंडिया। क्रिकेट विश्व कप में आज हैदराबाद में भिड़ेगी पाकिस्तान नीदरलैंड्स की टीम। अभ्यास मैचों में हार के बाद जीत की पटरी पर लौटने को बेताब है दोनों टीम। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और इस वक्त की अहम खबर से शुरुआत करते हैं। अगर इस वक्त अहम मुख्य बिंदु पर नजर डालते हैं तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज क्या कुछ कहा है, आइए उस पर हमारी खास पेशकश। आरबीआई की मुख्य ब्याज दर 6.5% पर बनी रहेगी। चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्य मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने पर सहमत हुए हैं। ऊंची महंगाई दर देश की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है, बैंक गवर्नर ने ये बात कही है, आरबीआई गवर्नर ने। और वहीं अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। खाद्य पदार्थों की महंगाई की वजह से महंगाई पर दबाव बना हुआ है। सब्जियों और अनाज की कीमतें बढ़ी हैं। कोविड महामारी के बाद पहली बार महंगाई दर को लेकर आशंका में कमी देखी गई। आरबीआई सर्वे, दालों मसालों की कीमतों पर दबाव, अल नीनो की वजह से अनिश्चितता बरकरार। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति नतीजों की घोषणा। खाद्य पदार्थों की महंगाई के कारण दबाव बना हुआ है, तो वहीं कोविड महामारी के बाद पहली बार महंगाई दर को लेकर जो आशंका थी उसमें कमी आई है। दालों और मसालों की कीमतों पर भी दबाव है और अल नीनो की वजह से अनिश्चितता जो है वो बरकरार है। चालू वित्त वर्ष में औसत रिटेल महंगाई दर 5.4 रहने की उम्मीद जताई है यहां पर, और अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 5.6% औसत रिटेल महंगाई दर। तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा। जनवरी मार्च तिमाही में महंगाई दर 5.2% रहने की उम्मीद। 2024 और 25 में औसत रिटेल महंगाई दर 5.2% रहने का अनुमान जताया गया है। और ब्याज दरों में पहले की गई 250 बेसिस अंक की बढ़त का पूरा असर आना अभी भी बाकी है। तो पूरी दुनिया में लंबी अवधि तक ऊंची ब्याज दरें बने रहने की उम्मीद है। वहीं मजबूत घरेलू मांग की वजह से अर्थव्यवस्था में तेजी बनी हुई है। पर्सनल लोन के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है, जिस पर आरबीआई की नजर है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously
to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and bank rate at 6.7%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. Last year in the first quarter it was 7.3%. This year in the first quarter the headline inflation moderated to 4.6%. A significant easing of inflation pressures from its exceptionally high level in July and August is expected to materialize in September as the impact of fleeting food price shocks wane. Further, underlying inflation pressures are also moderating while the impact of past monetary policy actions is still unfolding. Headwinds from geopolitical tensions and geoeconomic fragmentation, volatility in global financial markets, global economic slowdown, and uneven monsoon, however, pose risks to the outlook. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current financial year, that is 2023-24, is projected at 6.5%, with Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%. The risks are evenly balanced. Real GDP growth for the first quarter of next financial year, that is 24-25, is projected at 6.6%. और अजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं आरबीआई पॉलिसी के जो नतीजे इस वक्त घोषित किए गए हैं उसके बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो फेस्टिव सीजन, त्योहारी सीजन में इस वक्त सभी की नजर थी आरबीआई पर। यहाँ पर लगातार चौथी बार नीतिगत ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अजय, क्या कह सकते हैं इसके बारे में? फेस्टिव सीजन में जो आपकी लोन है उसकी किस्तें नहीं बढ़ती नजर आएंगी, एक तरह का तोहफा हम समझ सकते हैं आरबीआई की ओर से, और क्या कुछ अहम बिंदु रहे इसके? देखिए, बहुत बड़ी राहत की बात है जब आरबीआई ने आज ब्याज दरों पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया। लेकिन इस तरह से जो जितने भी सदस्य हैं वो उन्होंने यूनानिमस लिया, यानी सभी लोग ये चाहते थे कि ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी न की जाए। जो सबसे बड़ा हाईलाइट है आज के रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। महंगाई में कमी आना अपने आप में आम जनता के लिए बहुत अच्छी खबर होती है। और फेस्टिव सीजन में जिस तरह से आप जानते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, खरीदारी ज़्यादा होती है, ऐसे में महंगाई का न बढ़ना आम आदमी के लिए बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में महंगाई का दबाव अभी भी बना हुआ है, जो ब्याज दरें हैं वो ऑल टाइम हाई पे बनी हुई हैं और लगातार कई जो जितनी पहले आशा की जाती थी, उम्मीद की जाती थी, उससे कहीं अधिक वक्त तक ये ऊंची ब्याज दरें बनी रहेंगी। ये है पूरी दुनिया की स्थिति। तो ऐसे मुश्किल परिस्थिति में अगर महंगाई में कमी आ रही है तो वो आज का सबसे बड़ा हाईलाइट है। और जब पूरी दुनिया में मंदी के संकेत हैं, ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की ग्रोथ रेट को बरकरार रखना, आरबीआई का जो एस्टिमेट है वो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट से, आईएमएफ के एस्टिमेट से, अंकटैड के एस्टिमेट से, बाकी जो दूसरी रेटिंग एजेंसी है वो 6 और 6.3 के आसपास ग्रोथ अनुमान लगा रही हैं, उससे भी बेहतर ग्रोथ का अनुमान जो है बरकरार रखा गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को खतरा नहीं है, वित्तीय स्थिरता बनी हुई है, अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है और महंगाई दर में कमी आने वाली है। शायद इस त्योहारी सीजन में इतने सारे खुशखबरी एक साथ किसी और देश के लिए नहीं है। बिल्कुल अजय, लेकिन जिस तरह से महंगाई का उन्होंने जिक्र किया, क्या कुछ आपको लगा घरेलू मांग? उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो भारत है वो इस वक्त आर्थिक इंजन का एक बना हुआ है स्रोत, घरेलू मांग की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने चिंता व्यक्त की उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो डोमेस्टिक डिमांड हमारी पूरी इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो कि बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, वो बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर रही है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है।
कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि निर्यात की स्थिति में अभी गिरावट आ रही है, सर्विसेज सेक्टर हम पिकअप कर रहे हैं, आईटी सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा निर्यात कर रहे हैं, लेकिन वस्तुओं की मांग में जब पूरी दुनिया में कमी आ रही है वैश्विक मंदी की वजह से, तो भारत के निर्यात भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह से एल नीनो जैसे जो मौसम के कारक हैं जो कि अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं, खेती बाड़ी पर असर डाल सकते हैं, मसालों की कीमतों पर प्रेशर बना हुआ है क्योंकि उत्पादन कम हुआ है। ऐसी बारिश, अनइवन बारिश पिछले कई सालों में भारत में देखी नहीं गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा टमाटर के दाम बढ़े और कुछ और सब्जियों पर भी हमने प्रेशर देखा, लेकिन वो प्रेशर अब ईज होता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर में महंगाई में और कमी आएगी, ये हाईलाइट है आज का। ये भी अगले अक्टूबर से दिसंबर तक महंगाई में कमी आएगी, उसके आगे मार्च तक महंगाई में कमी आएगी, इसके आगे पूरे साल महंगाई में कमी आएगी। तो आप ये सोचिए कि 5.4% औसतन इस साल, उसके बाद 5.2% औसतन अगले साल, यानी कम से कम 1.5 साल के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपकी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी। इसलिए ब्याज दरों को लेकर के आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि बहुत लंबा समय मिल गया है। एक ग्राहक के तौर पर या फिर एक इंडस्ट्री के तौर पर अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो कम से कम स्टेबिलिटी, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी निवेश का फैसला लेने के लिए, कारोबार का फैसला लेने के लिए, वो स्टेबिलिटी दो। वित्तीय स्थिरता आपको दिख रही है, अर्थव्यवस्था की मजबूती दिख रही है, डिमांड की मजबूती दिख रही है, फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूती दिख रही है। यह बहुत ही मुफीद वक्त है निवेश को रिवाइव करने का, और इसलिए इकोनॉमी को लेकर के ये जो वाइब्रेंट सिचुएशन बन रही है जिसका जिक्र कर रहे थे। कुछ चुनौतियां हैं, कच्चे तेल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज वहां से भी अच्छी खबर आ रही है कि वो 97 से $84 पे आ गई हैं। एक हफ्ते में $10-11 कमी आई है इस कच्चे तेल की कीमतों में। तो अनिश्चितताएं जरूर हैं वैश्विक मोर्चे पर, लेकिन भारत की जो फंडामेंटल्स हैं काफी मजबूत हैं और इसी वजह से हम सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। बिल्कुल। अजय, संक्षिप्त में ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ग्रामीण मांग में सुधार बना हुआ है और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी जो विस्तार की योजना है उनका भी उसने जिक्र किया, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी है वो सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश, जिसको सरकारी निवेश आप कहते हैं, लगातार सरकार अपने कैपेक्स में, बुनियादी ढांचे पर निवेश में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। 35% की लगातार हमने 3 सालों तक बढ़ोतरी देखी है बुनियादी ढांचे में। कोविड के दौरान इसी खेती बाड़ी ने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा, न केवल रोजगार के मोर्चे पर बल्कि पूरे रूरल इकोनॉमी को सहारा देने में एक बहुत बड़ा कारक बन करके नजर आया। रूरल डिमांड का बने रहना हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल है, और इस वजह से ये वहाँ पर कंफर्ट होना काफ़ी अच्छी खबर है अर्थव्यवस्था के लिहाज से। आगे जाते हुए उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने में अर्थव्यवस्था की मजबूती नजर आएगी। कुछ रेगुलेटरी जो बातें उन्होंने कही हैं, ईज ऑफ लिविंग शायद बैंकिंग सेक्टर में और बेहतर होने जा रही है, क्योंकि बिल्कुल अजय, तो यहाँ पर त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई का एक आम आदमी को तोहफा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आइए सीधे रुक करेंगे, इस वक्त भाजपा एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही है, आइए सीधे रुक करते हैं उसका। उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए, और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर हैं। अतः अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। यहां पर हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के अनर्गल निराधार आरोप आम आदमी पार्टी लगाने का प्रयास करती है, तो हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें स्पष्ट रूप से, अब देखिए बहुत साफ है, पैसे का लेन देन, चुनाव में उसका प्रयोग, और उससे गंभीर बात है, साक्ष्य ये आए हैं
कि पॉलिसी में चेंज इस आधार पर किया गया है और यह चेंज नीतिगत है। नीतिगत है तो इसका मतलब पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, विषय सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। इसका मतलब हो गया कि नीतिगत निर्णय में पूरी पार्टी इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है यह शराब का घोटाला तो इनके लिए वैसा बनता चला जा रहा है कि एक तरफ इन्होंने पॉलिसी विड्रॉ की। मैं इस बात को पुनः रीएम्फसाइज करना चाहता हूं, सीबीआई इंक्वायरी शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली। क्यों विड्रॉ किया अगर सब कुछ सही था? और विड्रॉ करने के बाद आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं और डिफेंड करते हुए आप उस दलदल में धंसते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कर्म किए हैं आम आदमी पार्टी ने, अब वो पूरी चुनौती के साथ उनके सामने आ रहे हैं। यहां पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने निर्णय में पेज नंबर 10 के ऊपर जो लिखा है 15वें पॉइंट पे, जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि केस का आधार नहीं बनता है, उसमें बहुत स्पष्ट कहा है, हेंस इन प्राइमा फेसिया व्यू दिस कोर्ट द फैक्ट स्टेटेड दैट द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट nowhere shows that the suggest that his arrest in the present case is unwarranted and unreasonable। हिंदी में कह दें, अदालत ने प्रथम दृष्टया यह विचार किया है और यह माना है कि यह कहीं से भी यह नहीं दर्शाता है कि वर्तमान मामले में गिरफ्तारी अनवारंटेड और अनरीजनेबल है। यानी यह कहना कि अनापेक्षित है या अनावश्यक है, यह उचित नहीं है। यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। आगे भी अगर आप देखें तो पेज नंबर 11 पे बहुत साफ साफ अदालत ने कहा है कि इन द प्राइमा फेसिया अपीयर्स दैट द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट दैट दिस अमाउंट वाज डिलीवर्ड एट द रेजिडेंस। यानी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो आरोप लगे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सामने आए हैं कि आरोपी और नेता की भेंट हुई है। भेंट होने के बाद जो आरोप है पैसे की डिलीवरी का, वह भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे एक और पॉइंट कहना चाहूंगा कि जजमेंट के पॉइंट नंबर 13 को अगर आप पढ़ें पेज नंबर 12 पे, तो उसमें अंतिम 2 लाइनों में कोर्ट ये कहता है, दो द वेरासिटी ऑफ दीज स्टेटमेंट विल बी टेस्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ओनली बट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सच स्टेटमेंट हैज टू बी बिलीव्ड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में दोष का निर्धारण जांच के बाद होगा, पर प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हैं वो विश्वास करने योग्य और कार्रवाई शुरू करने योग्य नजर आ रहे हैं। तो अब इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। आगे भी बिंदु क्रमांक 14 में कोर्ट कहता है, द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट and its direct nexus with the activities pertaining to the proceedings of the crime and the present case by way of receiving the above amount of rupees 2 crores have been shown his sustained and custodial integration appears necessary। अर्थात न्यायालय ये कह रहा है कि जिस प्रकार के साक्ष्य आए हैं उसमें पैसे के लेन देन को लेकर जो तथ्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं उनके अनुसार यह हिरासत में रखकर पूछताछ नेसेसरी अर्थात आवश्यक प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो आम आदमी पार्टी जो भारत की राजनीति में मूल्यों की राजनीति स्थापित करने का दावा करके आई थी, वो सबसे मूल्यहीन पार्टी दिखाई पड़ रही है। और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, अब एक के बाद एक नेता जिस प्रकार से उभरते चले आ रहे हैं इसमें, तो ऐसा लगता है कि दारू के दरिया में पता नहीं कितने डूबे और उतराए हुए हैं। और मुझे तो वो पुराने गीत की पंक्ति याद आ जाती है, एक निकल रहा है मंत्री, फिर दूसरा डिप्टी सीएम, फिर तीसरा संसदीय दल का नेता, और अभी आगे अल्लाह जाने क्या होगा आगे। तो मुझे वह पंक्ति याद आती है, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो ये दीवाना गजब ढा गया। मतलब अब एक के बाद एक जिस प्रकार के कैरेक्टर्स उभर के सामने आते जा रहे हैं, मुझे लगता है इसके बाद श्री केजरीवाल जी की बातों की निर्लज्जता
और धृष्टता पूरी तरीके से जनता के सामने आ गई है। इसलिए हमारा यह मानना है कि अब यह देश की जनता के लिए भी एक विचार का विषय है, फूड फॉर थॉट है। जो लोग राजनीति में नए प्रयोग की बातें करते हैं, यह एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर अब नहीं है। भारत प्रखरता के साथ, दृढ़ता के साथ और नई भूमिका को निभाने के लिए जहां विश्व पटल पर उभर रहा है, यहां ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के प्रयास होते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स का परिणाम कितना दुखद और देश के लिए खतरनाक हो सकता है, और उन प्रयोगों के चेहरे पर चढ़ा हुआ मुखौटा कितनी जल्दी उतर सकता है, यह भी समझना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि अब किसी भी प्रकार का प्रयोग भारतीय राजनीति के लिए घातक हो सकता है। यह मेरे विचार से आम आदमी पार्टी के अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के इस चरित्र के बाद यह भी एक विचार के लिए तथ्य देश की जनता के सामने है, और देश की प्रबुद्ध जनता इसे समझ रही होगी। धन्यवाद। सर, एक सवाल। कांग्रेस है और साथ ही ये भी कहा कि नेहरू और सरदार पटेल जिम्मेदार हैं। देखिए, वो वैसे तो किस किस स्पीच में क्या क्या कहते रहते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना वो है, तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो आप उनसे ज़्यादा पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कांग्रेस वालों से। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आज जो भी हालात है, यद्यपि यह बात मैं एक बार मैंने संसद में भी कही है, मैं पुनः कह देना चाहता हूँ कि आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए। मैं ओबीसी जैसे लोगों को भी स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जब यह देश स्वतंत्र हुआ तो जिनको आज माइनॉरिटी कहते हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनके राजे रजवाड़े थे? कोई जैन रियासत थी क्या? कोई क्रिश्चियन रियासत थी, या पारसी रियासत थी, या यहूदी रियासत थी? इक्का दुक्का महाराजा पटियाला वगैरह को छोड़ दे तो बस एक दो ही सिख रियासतें थी, और लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब जूनागढ़, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। तो फिर क्या हो गया भाई? आप तो सुल्तान आलम थे, हुजूर नवाब थे, क्या हो गया? इसलिए मैं जो बात बोल चुका हूं ओवैसी जी को समझना चाहिए कि जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए। नहीं, क्या, कैन यू रिपीट? Actually, can you point out any of his statement which is non-controversial? There are certain leaders who live up their politics only on the basis of the controversy. कहाँ? बंगाल में टीएमसी के नेता ने छापामारी की और पूरी तरीके से कार्रवाई और कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का वातावरण है और पुलिस का जिस प्रकार का दुरुपयोग है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ये कह चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट को उन्होंने मर्डरर टाइप कहा है, कोर्ट में भी गए हैं। तो भाई, हमारी बात पे यकीन ना हो तो अपनों की बात पे तो यकीन कर लें। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ अत्याचार विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है, तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ अत्याचार अनाचार तो देख लीजिए। मगर क्या करें कि मोदी विरोध का इतना इश्तेहार आंख पे चिपक गया है कि अपनी कार्यकर्ताओं का भी उनको अत्याचार दिखाई नहीं पड़ता है। कांग्रेस ही नहीं, खाली बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाया ओवैसी ने कि 2014 से ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है और बीजेपी की वजह से मुसलमान सत्ता से दूर होता जा रहा है, और उनके भाई ये कह रहे हैं कि हिजाब और अजान हैदराबाद से आप लोग दूर नहीं कर पाएंगे, किसी में दम नहीं है, अजान और हिजाब को दूर। वैसे उन्होंने हैदराबाद की बात कही, आज तक हैदराबाद में हमारा शासन एक दिन भी नहीं रहा है, और उनका 3-3 पीढ़ियों से वही हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, और हैदराबाद में ही वो घटनाएं होती थीं जब विदेश से लोग आते थे और 10-10, 12-12 साल की मुस्लिम बच्चियों को
टेक्निकली कहा जाता है कि शादी के नाम पर ले जाते थे और बेचने की, व्यवहारिक दृष्टि से वो बेचने की बातें होती थी। उसके लिए क्या बोले आज तक? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक भी दिन शासन न करने वाली भाजपा या लगातार 75 साल शासन करने वाले सो कॉल्ड सेकुलर दल या पिछले 3 पीढ़ियों से उस इलाके में की नुमाइंदगी कर रहे आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत असदुद्दीन ओवैसी। तो कल आपके नेता संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई और जो कोर्ट में पेश हुए, उस पर यहाँ पर तीखे सवाल पूछते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। और इस पूरी खबर पर हम आपको और जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के करीबियों को सम्मन जारी किया है, जिसमें सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को तलब किया गया है। संजय सिंह इस समय ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर हैं। ऐसे में सर्वेश और विवेक को संजय सिंह के सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि संजय सिंह के घर से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी ने मामले में 239 स्थानों पर छापा मारा है। आरोप है कि संजय सिंह के घर 2 बार में 2 करोड़ का लेन देन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह मंत्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव NSA अजीत डोभाल, राज्यों के गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, अर्धसैनिक बलों के DG, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव सहित MHA के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी। 4 राज्यों के CM भी बैठक में मौजूद हैं। NCP यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी होगी, किसका होगा पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर अधिकार? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब शायद मिल जाएं। दरअसल आज का दिन बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर में इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होने जा रही है, जिसमें चाचा शरद पवार और उनके बागी हो चुके भतीजे अजीत पवार दोनों अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद होंगे। इन सबके बीच सुनवाई से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपने बयान में दावा किया है कि पार्टी का संस्थापक कौन है, यह हर कोई जानता है। शरद पवार ने यह भी कहा कि जनता क्या सोचती है, यह भी काफी अहम है। दरअसल जब अजीत पवार ने NCP से बगावत की थी, तब से पार्टी में फूट के बाद NCP पर अधिकार पर चाचा भतीजे आमने सामने हैं। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में हलफनामा दायर किया था, वहीं शरद पवार खेमे ने भी चुनाव आयोग में एक कैविएट दायर कर अनुरोध किया था कि पार्टी की लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। शरद पवार द्वारा स्थापित NCP में 2 जुलाई को विभाजन हुआ था, जब अजीत और 8 विधायक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल हो गए। इसके तकनीकी तथ्य को समझें तो जब भी पार्टियां टूटती हैं तो उनके चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। चुनाव आयोग प्रतीक आदेश 1968 के पैरा 15 का उपयोग करते हुए मामले पर निर्णय देता है। चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल में इसके अधिकार से जुड़े विवाद पर चुनाव चिन्ह को जब्त करने की शक्ति है। आयोग को 1968 के आदेश के तहत राजनीतिक दलों को पहचान देने और चिन्ह आवंटित करने का भी अधिकार है। आजमगढ़ और कन्नौज की महिलाएं भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाए जाने से बेहद खुश हैं।
उनका कहना है कि अब उन्हें एक एलपीजी सिलेंडर के लिए केवल 600 रुपए देने होंगे, जो उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से पहले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी 200 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा की है। इसके बाद योजना से जुड़े पूरे देश की महिलाओं में खुशी का माहौल है। आजमगढ़ की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार हमेशा गरीबों के प्रति संवेदनशील रही है। मोदी की तरफ से गैस मिला, 100 रुपया भी सस्ता हुआ है, खाना पीना भी बन रहा है उस पर। आप उनको धन्यवाद। धुआं नहीं लग रहा, हम लोग को खाना भी बन रहा है। वहीं कन्नौज की महिलाएं भी बेहद खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनकी रसोई मजबूत होगी। 900 रुपए का सिलेंडर अब मात्र 600 रुपए में मिल सकेगा। फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं। 900 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब हमें 600 रुपए का सिलेंडर मिलने लगेगा। ग्रामीण परिवारों को एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 300 रुपए की सब्सिडी मिलना महिलाओं के लिए किसी उपहार से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई ऊंचाई दी है। गांधी जयंती के अवसर पर इंडिया के कनॉट प्लेस स्थित आउटलेट ने बिक्री के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खादी इंडिया के सिर्फ एक दिन में 1,52,00,000 रुपए की रिकॉर्ड बिक्री की है। खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज गोयल से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। साल 2 अक्टूबर को खादी की बिक्री में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और ये वृद्धि कैसे संभव हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में हमारे देशवासियों से अपील की कि अब की बार वो 2 अक्टूबर को खादी खरीदें, खादी पहनें। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस अपील पे हमारे देशवासियों ने खादी को ना सिर्फ खरीदा, यहाँ भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने खादी के प्रति अपना प्यार दिखाया। 2 अक्टूबर 2023 की बात करें और खादी की बिक्री की बात करें और पूर्व के सालों की तुलना करें तो इस बार का कितना रहा और पिछले साल का कितना था और कितना इजाफा हमने पाया है? 2021-22 में और 2022-23 में और अभी पिछले 2-3 सालों में लगातार 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा बिक्री का पार हो रहा है। ये पहली बार हुआ है कि अब की बार हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा पार किया है। जो नए जमाने के साथ खादी भी कैसे आधुनिक हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी की ब्रांड शक्ति से उनकी अपील का ये असर है कि आज हम लोग जो 9 साल पहले खादी की बिक्री 25-30 हज़ार करोड़ रुपए हुआ करती थी, वो आज खादी ग्रामोद्योग की बिक्री 1,35,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। आज हम लोग IIT में स्टोर खोल रहे हैं, हमारे स्टोर अपग्रेड हो रहे हैं, हमारे स्लाइवर प्लांट अपग्रेड हो रहे हैं, हम लोग डिजिटल दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर रोजगार की अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट की बार बार बात होती है, एक बड़ा जरिया खादी बना है रोजगार का इस समय में, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में खादी को लेकर इतनी मेहनत की है कि आज पिछले वित्तीय वर्ष का हमारा रोजगार का आंकड़ा 9.5 लाख लोगों को पार कर गया और ये पहली बार हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ग्रामीण भारत में हमारे कारीगरों को ज़्यादा सशक्त बनाने की दिशा में, उनको और ज़्यादा मजबूत बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। एक साथ 35% की वृद्धि हमारे कारीगरों के वेजेज में की है, उनको हम लोगों को और सशक्त बनाना है। ये थे हमारे साथ खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन मनोज गोयल, जिन्होंने बताया कि कैसे खादी न केवल हमारा पहनावा है, हमारे लिए रोज़गार का जरिया भी है और इसके अलावा जो लोग खादी के जरिए अगर लोन लेना चाहते हैं, उद्यम लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी खादी में एक अच्छा अवसर है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
यकीनन खादी एक विचारधारा है और लाखों करोड़ों भारतवासियों की एक पहचान है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए सुरंग बनाने का सपना गुरुवार को पूरा हो गया, जिससे आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन चलाने का रास्ता भी साफ हो गया है। नई तकनीक के सहारे पहाड़ों को तोड़कर 350 मीटर लंबी सुरंग भारतीय रेल ने 10 महीने में तैयार कर दिखाई है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने गुजरात के वलसाड में इस महत्वाकांक्षी रेलखंड और सुरंग का लिया जायजा। बिहार के गया में एक माउंटेन मैन का आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम था दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने पहाड़ों का सीना चीरकर एक ऐसी सड़क का निर्माण किया था जो मुसाफिरों के लिए कहीं ना कहीं उस इलाके के लिए एक ऐसी सौगात कही जा सकती है जिसके लिए दशरथ मांझी को आज माउंटेन मैन कहा जाता है। पहाड़ों का सीना चीरकर पत्थरों को काटकर बरसों तक साधना करने के बाद पहले सुरंग या सड़क बनाने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी कठिन रहा करती थी, लेकिन आज समय ने करवट बदली है, समय ने अंगड़ाई बदली है। अत्याधुनिक ज़माने में हम कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव का प्रयोग करने लगे हैं। बावजूद इसके एक लंबे समय 10 महीने के अंतराल के बाद आप देख सकते हैं कि जिस सुरंग में अभी खड़ा हूँ या अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड जो लाइन बिछाई जा रही है, उसके लिए 350 मीटर लंबी ये सुरंग जो है उसका निर्माण किया गया है। हम अपने कैमरामैन मनमोहन से अनुरोध करेंगे कि आपको वो दिखाएं कि आगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो वो आप देख सकते हैं कि दूर तलक जो दीवार इधर से उधर दिखाई पड़ रही है वह महाराष्ट्र का इलाका है और जहाँ से हम खड़े हैं ये गुजरात का इलाका है। यानी गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों को जोड़ने वाला ये महत्वाकांक्षी सुरंग न सिर्फ एक सुरंग है, न सिर्फ एक रास्ता है, बल्कि एक सपनों का सुरंग है जो हिंदुस्तान के लिए बुलेट ट्रेन की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को जमा करने की कोशिश करेगा और पीएम मोदी के सपनों को साकार भी करेगा। आइए आपको हम अंतिम हिस्से तक ले चलते हैं जहां पर इस सुरंग की जो अंतिम दीवार है उसको खोला गया है। आइए चलते हैं अपने कैमरामैन के साथ। हम गुजरात से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली जो सुरंग तैयार की गई है बुलेट ट्रेन के लिए उसके आखिरी छोर पर हैं। अपने कैमरामैन मनमोहन से कहेंगे कि आपको वो दिखाएं कि आप देखिए कि अंतिम दीवार है जिसको अभी एक्सप्लोसिव के जरिए इस दीवार को हटाया गया है और 350 मीटर लंबी जो सुरंग है वो बनकर तैयार हो चली है। इसके लिए 10 महीने मशक्कत करने पड़े हैं, जिसमें भारतीय रेल के तमाम इंजीनियर्स और तमाम जो कर्मचारी हैं उन्होंने दिन रात एक कर मेहनत कर अपना पसीना बहाया है और जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना रहा है कि बुलेट ट्रेन जो है दुनिया भर के मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी चले, ताकि भारत दुनिया भर के मुल्क में जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें स्वयं को compete कर सके। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ जरौली गांव, वलसाड डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से डीडी न्यूज के लिए राजेश राज। और इस अनूठी सुरंग के संबंध में मुख्य परियोजना प्रबंधक सत्य प्रकाश मित्तल ने बताया कि बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और ये सुरंग 350 मीटर लंबी होगी, जिसे जापान की तकनीक से तैयार किया जा रहा है। संवाददाता राजेश राज ने गुजरात के वालसाड में की उनसे खास बातचीत। का सपना अब साकार होने वाला है। आप हमारे पीछे जो ये टनल देख रहे हैं ये पहाड़ों को तोड़कर 350 मीटर लंबा सुरंग जो है भारतीय रेल ने बनाया है, जो आप स्पष्ट तौर पर देख सकेंगे। और हमारे साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिनकी देखरेख में ये पूरा संपन्न हुआ है, सर क्या नाम हुआ पूरा आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश मित्तल है। मैं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे यहाँ कार्यरत हूँ और ये जो जहाँ आप खड़े हैं ये जुरिडिक्शन मेरे ही अंडर में आता है। ये NHRC के प्रोजेक्ट है। ये क्या वलसाड का ये कौन सा गांव है, कौन सा इलाका है और कैसे ये जो योजना है ये कैसे फलीभूत हुआ, कैसे सफल हुआ, ये हमारे दर्शक। ये जहाँ आप खड़े हैं ये टनल ऑलमोस्ट गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आती है। ये टनल के आप दूसरे पार्ट में आप जाएंगे तो आप महाराष्ट्र स्टेट में आप एंटर कर जाएंगे। ये टनल का जो डिज़ाइनिंग है वो जापानीज़ फर्म के द्वारा दिया गया और इसके अंदर टनल के अंदर जो है कि
हमारा जो ब्लास्ट करने का जो हमने टेक्नोलॉजी यूज में की वो वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इंडिया में अवेलेबल है वो हमने किया गया। और सारा मटेरियल मेक इन इंडिया है, जो भी मटेरियल इसमें यूज़ में आया सब इंडिया का ही मैन्युफैक्चर किया हुआ था। और इसका जो ब्लास्ट का है वो आपका इमल्सन बेस जेल टाइप एक्सप्लोसिव है जो इसमें यूज में लिया गया। जो आप देख रहे हैं कि माउंटेन है, रॉक भी हाईएस्ट क्वालिटी का है जिसको हम बसाल्ट रॉक कहते हैं। इसको तोड़ना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो जब से काम यहाँ शुरू हुआ तब से ही हमने एक्सप्लोसिव का यूज़ में लिया गया। तो शुरू में चूँकि इनिशियल स्टेज में हमने जो रॉक का जो डेप्थ लिया वो करीब 1.5 मीटर डेप्थ में हम एक्सप्लोसिव लगाते थे और उसको एक्सप्लोड करते थे। उसके बाद जैसे जैसे हमारा डेप्थ बढ़ता गया टनल के अंदर हम बढ़ते गए तो उसका भी हम एक्सप्लोसिव का डेप्थ भी बढ़ाते गए। 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर एंड लास्ट में 3 मीटर तक भी हमने इसका एक्सप्लोसिव यूज में किया। कितना टाइम लगा इसको तोड़ने में? 350 मीटर ये सुरंग आपने बनाया, इसमें वक्त कितना लगा? अगर आप कहेंगे तो टोटल 350 मीटर में हमने 120 टोटल ब्लास्ट किए, 2 मीटर हाइट 2.5 मीटर के। और ये हमारा काम नवंबर में शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 11 मंथ से कम समय में हमने पूरा टनल का बैक थ्रू का काम कर दिया। आप थे चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जिन्होंने इस सुरंग के निर्माण में, आप देख रहे हैं कि अभी जो है ब्लास्ट करके एक्सप्लोसिव के ज़रिए इस सुरंग को खोला गया है, जो आपको दूर तक दिखाई पड़ रही होगी। इसको खोला गया है और इसका काम चीफ मैनेजर साहब ने पूरा करवाने की कोशिश की है। और ये उम्मीद की जा रही है कि 2026 में एक रेलखंड पर जो बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड लाइन तैयार की जा रही है उस पर एक खंड पर 2026 में ट्रायल रन जो है वो शुरू कर लिया जाएगा। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ गुजरात के चिरौली गांव से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। भारतीय नौसेना की ओर से आयोजित स्वावलंबन 2.0 सेमिनार में एक कार्ड लॉन्च हुआ है। नौसेना कर्मियों को ऑफलाइन रूप से लेन देन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है। SBI नैव कैश कार्ड का उपयोग ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी बैंकों से सीधे संपर्क के बगैर इस्तेमाल हो सकता है। डिजिटल इंडिया का विस्तार अब समुद्र तक हो गया है। भारतीय नौसेना और भारतीय स्टेट बैंक एक अनोखा इलेक्ट्रॉनिक कैश यानी ई कैश कार्ड लेकर आए हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय स्टेट बैंक ने नेव कैश कार्ड लॉन्च किया है, एक अनोखा ई कैश कार्ड जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम कर सकता है। नेव ई कैश कार्ड के लॉन्च पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि भारत सालाना 100 अरब से अधिक डिजिटल वित्तीय लेन देन दर्ज करने के साथ दुनिया में अग्रणी है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि भारत पूर्ण आत्मनिर्भरता और डिजिटल परिवर्तन पर नजर रखता है। SBI नैव ई कैश कार्ड पूरे नौसेना में लागू किया जाएगा। The system has been successfully tested and tried on board a ship each at the Western Naval Command, Eastern Naval Command and the Southern Naval Command in addition to INS Vikramaditya. So today we'll be taking a giant step with the SBI when the Honorable RM launches the SBI NAV e-cash card for implementation pan-Navy. I would like to bring to the notice of the audience here that this system is ready for implementation every domain where there are restrictions on real-time internet connectivity or internet usage or there is non-availability of internet due to being in a remote location. नेव ई कैश कार्ड को भारतीय नौसेना के एक अधिकारी द्वारा बनाया गया और फिर SBI द्वारा इसे लागू किया गया है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य सहित कई भारतीय नौसेना जहाजों पर कठोर परीक्षण के बाद इस अभूतपूर्व कार्ड को लॉन्च किया है। ये एक डुअल चिप डेबिट कार्ड है जिसे खासतौर पर नौसेना कर्मियों को ऑफलाइन लेन देन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत की आधी आबादी को राजनीति के केंद्र बिंदु में लाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ये कहना है राजस्थान की महिलाओं का जो झीलों की नगरी उदयपुर में महिलाओं ने प्रधानमंत्री के प्रति शौचालय, मातृत्व, 3 तलाक और नारी शक्ति वंदन जैसे अनेक प्रयासों के लिए उन्होंने उनका आभार जताया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है, उनको पूजा जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। ये भारत की संस्कृति है और नारी शक्ति वंदन विधेयक
निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने वाला विधेयक है। सबसे पहले तो हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी महिलाओं की चिंता करी कि आज महिलाएं इतनी कम राजनीति में है। राजनीति में तो बहुत है, लेकिन उनको केवल पंचायती राज तक ही मिलता है, आगे MP MLA बनने में उनको इतना नहीं मिलता है। तो उन्होंने हमारी सोची और इतनी महिलाओं को जब एक साथ राजनीति में लोकसभा और विधानसभा में बैठेंगी तो जो दृश्य होगा वो वास्तव में देखने लायक होगा। जब लाल किले से वो प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने लाल किले से जो घोषणा करी थी वो थी शौचालय की और महिलाओं के खाते खोलने की। तो देखिए एक छोटी सोच को तब कोई समझ नहीं पाया था, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी सोच थी। तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार है, वो आकांक्षा और अपेक्षाओं वाली सरकार रही है। नारी के बारे में वो शुरू से ही सोचते आए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने उज्ज्वला जो योजना है वो भी महिलाओं के बारे में सोची है। उसके बाद में शौचालय और 3 तलाक जो महिलाओं से संबंधित है वो भी उन्होंने, मोदी जी ने महिलाओं के बारे में सोचा है। 1996 से देवगौड़ा जी की सरकार ने ऐसा सोचा था कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए, लेकिन आप देखिए कि 27 वर्षों तक भी ऐसा पारित नहीं हुआ। यह सिर्फ मोदी जी की ही सोच हो सकती है और मुझे लगता है या हम सभी महिलाओं को लगता है कि जहाँ व्यक्ति की सोच समाप्त हो जाती है, मोदी जी की सोच वहाँ से प्रारंभ होती है। आप देखिए कि उन्होंने सत्ता संभालते ही सत्यम शिवम सुंदरम जो दूरदर्शन का स्लोगन हटा दिया गया था, कितने मतलब क्रूरतापूर्वक ये हमारे साथ है, भारतीयों के साथ, कि सत्यम शिवम सुंदरम को वो वापस लाए। या जो अपंग होते हैं, अपंग की जगह उन्होंने दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया और इस तरह से उन्होंने देखा कि महिलाएं जैसे ही सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं का सोचा, क्योंकि महिलाएं 50% आबादी है और बच्चों को संस्कार देने का कार्य भी महिला करती है, जो विश्व गुरु बनने की ओर हमको ले जाएगा। मोदी जी की सोच आज की नहीं है, मोदी जी की सोच 2047 स्वर्णिम भारत को बनाने की ओर अग्रसर है। ये भारत की स्त्री शक्ति है और इन महिलाओं का कहना है कि 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई उसके बाद हमने देखा शौचालय से स्वच्छता, स्वच्छता से उज्ज्वला, उज्ज्वला से स्वच्छंदता 3 तलाक के जरिए और स्वच्छंदता के बाद में अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि महिलाओं को सक्रिय रूप से राजनीति में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। झीलों की नगरी उदयपुर से कैमरा पर्सन संजय जीना के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, DD न्यूज़। और चीन में चल रहे एशियन गेम्स में 35 किलोमीटर मिश्रित पैदल चाल में भारत के एथलीट राम बाबू ने कांस्य पदक जीता है। 24 साल के राम बाबू बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने बुलंद हौसले और कड़े संघर्ष के बाद ये कामयाबी हासिल की है। राम बाबू ने कभी मजदूरी की तो कभी वेटर का काम किया। हालांकि वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। हिम्मत, हौसले और लगन की असली मिसाल है एथलीट राम बाबू के गले में लटका यह मेडल। 35 किलोमीटर मिक्स्ड रेस वॉक टीम इवेंट में राम बाबू ने कांस्य पदक अपने नाम किया और एक बार फिर अपने नाम को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी। राम बाबू के सफर की कहानी संघर्षों से भरी है। पिता 2 जून की रोटी के लिए मजदूरी किया करते थे। आर्थिक तंगी के बीच उपलब्धि का सफर तय करने वाले राम बाबू अपने संघर्ष के दिनों को आज भी याद करते हैं। मेरे पापा गांव में लेबर वर्क का काम करते हैं। मैं काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बट होता है कि मेहनत रंग लाती है। मैंने हार नहीं मानी। मेरे मम्मी का सपना था कि हम चाहे जैसे भी गुजारा कर ले रहे हैं, बट हमारा जो बेटा है वो अच्छा करे, ऐसा काम करे कि उसकी ज़िंदगी से संवर जाए, उसकी ज़िंदगी हमारे जैसे ना कटे। तो मैंने मेहनत की और मैंने आज इस मुकाम को हासिल किया। हालांकि जहां संघर्ष होता है वहां सफलता को आने में देर नहीं लगती। राम बाबू ने अपना हौसला नहीं खोया और जल्द ही उन्हें एथलीटों की बेहतरी के लिए चलाई जा रही तमाम सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलने लगा। इसका श्रेय मैं अपने फेडरेशन को देना चाहूँगा, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमें मतलब कि हमारा सपोर्ट कर रही है। हमें हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड कैंप भेज रही है और नेशनल कैंप कंटिन्यू कर रही है। जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो फैसिलिटीज़ दे रही है। राम बाबू मानते हैं कि आज देश में खेल का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही पीएम मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं वह अपने आप में अद्भुत है। मोदी जी हैं, सबके लिए ट्वीट करते हैं और सबसे पर्सनली मिलते हैं।
जो कि काफ़ी एथलीट को प्रेरित करती है, और जो अभी जो एथलीट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं वो भी प्रेरित होते हैं इससे कि हम भी ऐसा काम करें, ऐसा मेहनत करें, इस प्लेटफॉर्म पे जाएं कि हम भी मिल सकें उनसे। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए, और जो नए एथलीट हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है और इंस्पिरेशन है ये चीज़। आज भी खपरेल के कच्चे मकान में रहने और मजदूरी करने वाले परिवार में उनकी मां मीना देवी ने बताया कि यह गौरवशाली पल है। गरीब होना या मजदूरी करना कोई मायने नहीं रखता। अपने गरीबी में हम कैसे उसको वहां तक पहुंचाए, वो भी अपना जिम्मेदारी समझ के, वो भी काम धंधा जैसे तैसे करके अपना जिम्मेदारी समझा, अपने मेहनत किया इतना कि वहां तक पहुंचा है। आया था घर पे तो उसके पिताजी काम कर रहे थे नरेगा में, तो अपने पिताजी के साथ 1 महीना वो खचिया फेंका था। बस वही हमारे परिश्रम का फल हमको मिल गया। भगवान ने हमारा सुन लिया। हमारा राम बाबू इतना मेहनत किया, भगवान उसका सुन लिया। बस हमको यही खुशी है। राम बाबू अब पेरिस ओलंपिक की ओर देख रहे हैं। जमीनी स्तर पर अब उन्हें पहले से ज्यादा सुविधा है। साथ ही ट्रेनिंग के लिए अब उनके पास विदेशी कोच भी है। तो केवल राम बाबू ही नहीं, बल्कि राम बाबू जैसे कई एथलीट देश में हैं जिनकी संघर्ष की अपनी एक अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन इस संघर्ष को केंद्र सरकार की तमाम खेलों को लेकर चल रही नीतियों से बड़ा फायदा मिला है, जिसे ये एथलीट मानते भी हैं और समझते भी हैं। और उनका अब अगला लक्ष्य यही है कि वो इन तमाम सुविधाएं जो उन्हें मिल रही हैं उसको पदक के रूप में देश को वापस लौटाएं। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। इतनी मेहनत के बाद आज सफलता उनके कदम चूम रही है। और अगली कहानी है पारुल की। मेरठ की रहने वाली पारुल चौधरी आज हर किसी के लिए मिसाल बन गई हैं। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में पारुल ने जैसे ही 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता, उस पल ने कई युवाओं को सपना पूरा करने का हौसला दे दिया। मेरठ में किसान परिवार में पली बड़ी पारुल की राह संघर्षों और चुनौतियों से भरी रही है, लेकिन पारुल ने अपनी सफलता से ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ तो कोई भी कठिनाई आपकी राह नहीं रोक सकती। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में मेरठ की पारुल चौधरी ने जैसे ही 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, वैसे ही इकलौता गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बधाई देने वालों और मुंह मीठा कराने वालों का तांता ही लग गया। पूरा परिवार बेटी की कामयाबी में जश्न मनाता नजर आया। पारुल ने भी रात में वीडियो कॉल कर घर वालों से बात की और इस दौरान वो काफी भावुक हो गई। दरअसल पारुल की कामयाबी के पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है। एक किसान की बेटी पारुल कभी साइकिल से तो कभी ऑटो से स्टेडियम पहुंचती थी। कुछ कर दिखाने का जुनून था, तो इसलिए पारुल ने कभी भी हार नहीं मानी। अपनी हिम्मत, हौसले और मेहनत से एशियन गेम्स में 3000 मीटर में सिल्वर और 5000 मीटर में 2 मेडल जीतकर देश और मेरठ का नाम रोशन कर दिया। पारुल के पिता कृष्णपाल और मां राजेश देवी, भाई राहुल चौधरी, भाभी परमिला चौधरी, हर कोई आज पारुल की कामयाबी से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जाने वालों का तांता लगा हुआ और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। खुशी के साथ। उम्मीद थी कि हाँ बेटी जीतेगी। हाँ जी, हिम्मत तो भी बिटिया मेहनत कर रही है, जीतेगी। हाँ, ये तो सोच रहे थे। अच्छा, बड़ी और बच्ची की मेहनत है। बहुत खुश हैं, बहुत सपना पूरा करा जी। गांव खुश है, देश खुश है, हम भी खुश हैं। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुशी महसूस हुई। काफी संघर्ष करा पड़ा, बड़ी मेहनत करी और बड़ी सीधी साधी बड़ी बड़ी वाली लड़की। बात हुई था आज ही रात हुई थी। क्या कह रही है? पहले बाबा खुश हो, मगा बहुत खुश है बेटी। मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा लगा, रेस देख के तेरी बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरा खेल बदल दिया। पारुल चौधरी ने पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। एशियाई खेलों में उन्होंने 2 पदक जीतने में सफलता पाई है। पारुल ने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने से पहले 3000 मीटर स्टेपल चेज में रजत पदक भी अपने नाम किया था। इसी साल हंगरी में आयोजित हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी पारुल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहां अब उन्होंने पदक से चूक जाने के बाद भी ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। पारुल की कामयाबी हौसला देती है उन युवाओं को
जो राह में आने वाली चुनौतियों से निराश हो जाते हैं। पारुल की सफलता हमें बताती है कि मुश्किलें हमें तभी हराती हैं जब हम हार मान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सभी के लिए मिसाल बने हैं ये खिलाड़ी। और अब आज डीडी न्यूज पर हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद्म की। आइए आपको बताते हैं कि कैसे पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत के बारे में, जिन्होंने 2021 के टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। साथ ही ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 107 पदक जीत चुके हैं। तो आइए देखिए आप प्रमोद भगत की ये कहानी। और फिलहाल मुझे दीजिए इस बुलेटिन में इजाजत। नमस्कार। प्रमोद भगत जब 5 वर्ष के थे तो उन्हें पोलियो हो गया था, एक पैर उनका विकलांग हो गया था। 13 वर्ष की उम्र में वो अपना पहला बैडमिंटन मैच देखने गए। इस खेल से उन्हें एक अलग ही जुड़ाव महसूस हुआ और वो लग गए इस खेल को सीखने में। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों के खिलाफ खेला अपना पहला टूर्नामेंट। दर्शकों ने उनका किया उत्साहवर्धन और प्रमोद को इस खेल में आगे बढ़ने की मिली प्रेरणा। इसी के साथ एक नए सफर की शुरुआत हुई प्रमोद भगत की। बीच में एक समय रहा जब वो बेहद निराश हो गए थे। उन्होंने 1 साल का ब्रेक भी लिया, लेकिन उनकी सारी मेहनत और तपस्या तब्दील हुई जब उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में मिला स्वर्ण पदक। और अब इतने से ही वो संतुष्ट नहीं होने वाले और अब उनकी निगाहें टिकी हैं 2024 पेरिस ओलंपिक्स पे। अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, जो आज जीवन की कठिन परीक्षा पार कर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनकर पूरे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, जिनका जीवन संघर्ष मेहनत से असंभव लक्ष्य को हासिल करने की बानगी प्रस्तुत करता है। ओडिशा के बरगढ़ जिले के अट्टाबीरा में जन्मे प्रमोद जब 5 वर्ष के थे तब बाएं पैर में पोलियो हो गया, लेकिन प्रमोद निराश नहीं हुए। पढ़ाई के साथ साथ 13 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और 15 साल की उम्र में अपना पहला टूर्नामेंट खेला। उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें बैडमिंटन करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार पैरा बैडमिंटन ऑल इंडिया सुपर 6 जो कि ओडिशा के नालको नगर में आयोजित किया जा रहा था, वहाँ पर मैं खेल के आगे बढ़ा और 2007 में मुझे मौका मिला वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का थाईलैंड में। बट सबसे खास मेरे लिए 2019 था, क्योंकि मैंने उसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने 2 गोल्ड लिया था और सिंगल डबल दोनों में मेरी गोल्ड थी। और उसको लेने के बाद मुझे अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। मैं बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में ऐसा अवसर बहुत कम ही आता है, जबकि उसे उसके देश ने उसे अप्रिशिएट करके उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा रहा था और वो मौका मेरे लिए था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। भारत ने बहुत अच्छी तरह से स्नेह दिया, प्यार दिया और फाइनली 2022 में जाके मुझे पद्मश्री दिया गया, जो कि 4th सिविलियन अवार्ड है। और वो लेना एक अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और डेफिनेटली इसके लिए मैं थैंक यू कहूँगा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिन्होंने इस लायक समझा हमें। प्रमोद भगत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए 107 पदक जीते हैं। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों में पैरा ओलंपिक्स, एशियन पैरा गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और IWAS वर्ल्ड गेम्स में स्वर्ण पदक शामिल हैं। प्रमोद भगत ने 5 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। वे पुरुष एकल और पुरुष युगल स्पर्धा में विश्व चैंपियन हैं। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बना दिया। आज वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वो छोटापन से पोलियो ये ग्रस्त था। उसको ये बैडमिंटन खेलने का प्रति उसका बहुत आग्रह था। हम लोग कितनों को बोलते थे कि नहीं खेलो, तो उसमें बोलता नहीं मैं खेल के इसमें आगे बढ़ूँगा। और उसको ये हम लोग का उड़ीसा के लिए वो खेला था। ये पद्मश्री अवार्ड पाएगा और ऊंचाई तक और जाएगा और हम लोग उसके लिए और भगवान से मनाते हैं कि वो ऊंचाई तक पहुँचे। खेल में अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए विभिन्न पुरस्कारों समेत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके और अपने कड़े परिश्रम से
पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।